मेरी बीवी इस बात का बहुत बड़ा मजाक बनाती है कि ये दिस इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेलिस्ट इन योर फोन राइट नाउ। वन डे माय वाइफ केम टू मी कि यार जितना हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम ना कोई मिलीनियर बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो जिस दिन पैदा होगा उसी दिन वो बच्चा तो मिलीनियर तो बन लेगा, क्योंकि उसके लिए तो इतना आपने सेव करके रख लिया। मेरे डैडी ने ना मेरे को एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी जो मेरे को हमेशा याद रहती है, विच इज़ कि बेटा पैसे ना झाड़ पे नहीं उगते हैं। इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट का इंक्रीमेंट इज मोर देन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री। कैन यू इमेजिन? द प्राइवेट चार्टर इंडस्ट्री एंड दैट टाइम हम लोगों ने प्राइवेट जेट सुने थे केवल फिल्मों में कि कोई बिजनेसमैन आ रहा है, कोई विलन आ रहा है या कोई नेता उतर रहा है, उसे नेताओं की इंटरव्यू देखते थे हम लोग प्राइवेट जेट्स में। अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आपको कोचिंग में लेते नहीं है। यू आर टू लेट टू पुट योर चाइल्ड इनटू कोचिंग नाउ। सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं बताता हूँ आपको। In today's episode, we have Vasudev, General Manager Tech at JetSetGo, public speaker, business strategist, tech consultant, and a father. And that's not it. His name is also written in golden letters at Apple's headquarters, California, for developing most number of apps by an individual. Welcome, Vasudev. Thank you so much. Thank you for having me here. I think there are so many things that you have done. I don't know where to start. So please, you tell us about how you have been and what you have done till now. I will start where I have been brought up. Mm-hmm. So, मैं एक हरियाणा के एक छोटे से सिटी से आता हूँ, पलवल नाम है उसका, साउथ हरियाणा में पड़ता है। Mm-hmm. और द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दैट प्लेस इज नो कि वहाँ का सिंप्लिसिटी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और काफ़ी ना वैल्यू ड्रिवन टाइप के लोग थे, जो कि नॉर्मली हरियाणा में आपको ना मिल जाते हैं। नॉट दैट टिपिकल हरियाणवी दैट यू सी इन द जो मूवीज में दिखता है, गुंड टाइप के, या हर कोई स्पोर्ट्स में ही होगा या बॉक्सर ही होगा एंड ऑल। दो आई हैव डन बॉक्सिंग फॉर गुड 2 years, डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ उस जगह का ना एक अपने आप में एक अलग ऑरा था। लोग बाग काफ़ी सिंपल थे। सिंपलिसिटी के साथ साथ ना आपको हार्ड वर्किंग का, जिंदगी में वैल्यूज क्या मायने रखती हैं, वो सबकी ना वैल्यू आपको समझाते थे। आई थिंक वो सिंप्लिसिटी आपके अभी जब हम बात कर रहे थे तब भी दिख ही रही थी हमें। एंड हार्ड वर्किंग तो ऑब्वियसली आपने इतना कुछ किया है अभी तक। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम यू। यू जस्ट मेंशन अबाउट योर पेरेंट्स और आप कहाँ से आते हो, तो वी वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट मोर। आपने क्या पढ़ाई की है, आपके पेरेंट्स का आपसे कैसा रिलेशनशिप था, ये सारी चीजें। जैसे मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स ना काफ़ी हार्ड वर्किंग थे और ना वैल्यू ड्रिवन लोग बाग थे। और मेरे डैडी ने ना मेरे को एक बहुत बढ़िया लाइन बोली थी जो मेरे को हमेशा याद रहती है, विच इज़ कि बेटा पैसे ना झाड़ पे नहीं उगते हैं, पर तेरे पिगी बैंक में जरूर बन जाएंगे। तो जब कभी मेरे को वो कुछ चेंजेस वगैरह देते ना, पॉकेट मनी देते थे, तो मैं क्या करता था, वो ले जाके ना पिगी बैंक में डाल देता था। और मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये ना रात सुबह उठ के देखूंगा ना इसे, तो ये ना बहुत सारे पैसे बढ़ जाएंगे। और वो ना कभी हालांकि बढ़ते नहीं थे, डिफरेंट स्टोरी। बट यार मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मेहनत करी है ऑफकोर्स। बचपन से लेके आज तक ना हमें वैल्यूज काफ़ी सिखाई हैं लाइफ के बारे में। और मनी इज सम टॉपिक जो कि मेरे घर में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में होता था, बिकॉज हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो ये पैसा वाली जो टॉपिक है ये हमेशा होती थी। और आई रिमेंबर दोज केसेस जहाँ पे हम लोग ना डैडी को बोलते थे कि डैडी आप ना कुछ हमारे लिए कुछ लेके आ जाया करो। एंड वंस माई मॉम टोल्ड मी कि आपको पता है डैडी ने ना एक गिलास जूस नहीं पिया, और उस टाइम पे ना 10-15 रुपए का गिलास आ जाता था जूस का। एंड वो 10-15 रुपए का गिलास का जूस नहीं पीते थे जस्ट बिकॉज कि उन्हें हमारे लिए फल लेके आने घर पे। एंड दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज यूज टू टीच अस कि भाई पैसा ना एक ऐसी चीज़ है जिसको ना इतना संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, पूरी फैमिली के लिए बहुत मैटर करता है ये। तो जब मैं बाप बनूंगा ना तब मैं ना पैसे बड़े अच्छे से मैनेज करूंगा और बहुत सारे पैसे सेव करके रखूंगा। मैंने वो पिगी बैंक बचपन वाला ना आज तक रखा हुआ है इसी के लिए। आई थिंक वो जो लेसन आपके पापा ने आपको सिखाया वो आज भी आपके साथ चल रहा है। एंड आई होप कि वो आपको ज़्यादा यूजफुल ही है। Correct. क्योंकि वो लर्निंग्स हमारे साथ ही चलती है। मनी एक ऐसी चीज़ है जो आप ना हार्ड वर्क के थ्रू ना अर्न करते हो, और ये आपको संभाल के रखना पड़ता है। देखो, हालांकि जैसे मेरे डैडी ना एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, मम्मा हाउसवाइफ थी। इनिशियल डेज में जब तक वो बेबीज़ नहीं हुए थे तब तक तो मम्मा टीचर थी। फिर उन्होंने जॉब वगैरह छोड़ी और फिर फुल टाइम उनकी जॉब लग गई कि उनको बच्चे पालने हैं। एंड उस टाइम पे ना उनके पास ना ये फाइनेंशियल टूल्स नहीं होते कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो एंड एवरीथिंग। बट उनके पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, दैट वाज डिसिप्लिन।
मम्मा हमेशा से घर का जो भी खर्चा डैडी से उन्हें मिलता था ना, वो एक बिल्कुल प्रो, जैसे वो सीए हो खुद से, ऐसे एवरी सिंगल पेनी शी यूज्ड टू काउंट, सब चीज। डैडी का मेरे को अच्छे से याद है कि डैडी ना जैसे मैंने बताया अभी कि डैडी गिलास जूस नहीं पीते थे, बट उसके लिए हमारे लिए पैसे सेव करते थे कि बच्चों के लिए फल ले जाऊं या उनकी ना पढ़ाई के लिए काम आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ आवर पेरेंट्स हैव टॉट अस द वैल्यू ऑफ मनी। एंड आई थिंक एज अ चाइल्ड वो आपके ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट भी करता है बिल्कुल कि आज मेरे फादर मेरे लिए ये चीज कर रहे हैं, दिस इज हाउ ही सेविंग मनी थ्रू दिस मच स्ट्रगल, तो वो लेसन आपके साथ हमेशा रहेगा, राइट? बिल्कुल। मेरे डैडी ने मेरे को एक बार एक लाइन बोली थी कि बेटा एजुकेशन इज समथिंग दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। आपसे ना आपकी दौलत, शोहरत, पर्सनैलिटी, हर कोई कुछ भी ले जा सकता है इंसान, बट आपकी एजुकेशन आपसे ना कभी दूर नहीं रहेगी एंड इट विल पे ऑफ। आज नहीं तो कल आप जो भी आज सीख रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन पे आज की डेट में कर रहे हो ना, वो आज ना तो कल आपके काम आएगी, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ में ना आए, बट द पर्सन दैट यू बिकम, जैसे आप इंसान बन जाते, द वे यू रेस्पेक्ट पीपल, द वे यू रेस्पेक्ट द थिंग्स अराउंड यू, वो लिविंग नॉन लिविंग वो चीज़ हो सकती है, चाहे वो पेट्स हैं, हाउ यू ट्रीट पेट्स, हाउ यू ट्रीट विमेन, राइट? दैट शोज द करेक्टर, दैट नॉट ओनली द एजुकेशन, द करेक्टर दैट यू हैव बिल्ट थ्रू योर पेरेंट्स, उनसे क्या सीखा है आपने, पैसा अपने किस पर्टिकुलर टाइप की एजुकेशन लगाया है, ये सब कुछ का ना एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बन के ना आपके अकाउंट में आता है, दैट मेक्स योर करेक्टर। मूविंग ऑन, वासुदेव, आपने आईआईटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की है अपनी, और अभी आप एज अ जनरल मैनेजर टेक जेट सेट गो के साथ काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जर्नी कैसी रही है, आपने कहाँ से शुरू किया था? बड़ी रोलर कोस्टर रही है। सो आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने एक जॉब ज्वाइन करी। पहली जॉब थी बिकॉज मैंने जो ग्रेजुएशन करी थी विच वॉज बीटेक, तो दैट वाज विद ECE, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, हाँ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यस ECE। एंड आफ्टर दैट आई गॉट प्लेस्ड इन सम कंपनी जहाँ पे मैं ये ऑटोमेशन का प्रोग्रामिंग करता था। 4,000 रुपये से जॉब लगी थी मेरी। अच्छा। पहली जॉब 4,000 रुपये से, और उस टाइम पे मैं 4,000 में से पहले महीने के बाद मैंने 2,000 रुपये सेव भी कर लिए थे, जिससे मेरे को अच्छे से याद है, पहले महीने की सेविंग से मैं मम्मा के लिए एक साड़ी लेके गया था 1,800 रुपये की, दूसरे महीने की सेविंग से मैं 1,900 रुपये की अपने लिए जीन्स लेके आया था, किसी और के लिए कुछ नहीं लेके गया, डिफरेंट स्टोरी। बट मैंने वो 3 महीने जॉब करी एंड उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ी बिकॉज आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड दो उस टाइम ने मेरे को दाल रोटी का भाव सिखाया है यार, 4,000 रुपये में मेरा जिंदगी कैसे चलेगी, विच मीन्स एवरी सिंगल पेनी काउंट्स, ये सिखाया है मेरे को उस टाइम ने। अब लाखों में कमाते हैं तब भी पता नहीं चलता है, पर उस टाइम पे 4,000 रुपये कमाते थे तब भी 50% के करीब करीब जो अमाउंट था वो सेव कर लिया था। एंड फ्रॉम देयर व्हेन इन 2017 मैंने जेट सेट गो छोड़ी एंड आई स्टार्टेड वन ऑफ माई वेंचर विद द नेम वाज पिंकस्टार। इट वाज एन मोबाइल एप्लीकेशन एंड O2O प्लेटफॉर्म एक्चुअली। सो फिर कोविड हिट हुआ, वापस से बंद हो करना पड़ा उसे। देन कोविड के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आया मेरे लिए कि भाई घर वाले लग रहे हैं शादी के पीछे, अब क्या करना है, 30 की उम्र हो गई है, क्या करना है, इधर घर वालों को शादी भी करनी है, इधर अभी करियर का कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि स्टार्टअप बंद हो गया। दैट वाज द टाइम जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है इन टर्म्स ऑफ what type of character you should hold as a professional. Every single day there was some or the other challenge. I was going here and there. अभी startup culture इंडिया में इतने लंबे टाइम से है ना, बूम पे है, तो कुछ भी मैं सोचा था ये कुछ वो स्टार्टअप मेरे को मिल जाता है, ऐसे इसका तो स्टार्टअप है ही, क्या करूं। देन आई डिड सम सेल्फ असेसमेंट विच आई जनरली डू कि वासु व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू नो, आई सेड टेक। व्हाट इज द बेस्ट अदर थिंग दैट यू डू, आई सेड टेक स्ट्रेटेजी। द नेक्स्ट गुड थिंग दैट यू कैन डू इज tech consultancy. I said ki okay, let's do it now. Yeah. I think your career has been an amazing roller coaster ride, and not giving up is one of the best qualities that I can take. Of course, being inspired by people like Kanika, as you mentioned, has played an amazing role in your career. I think you have mentioned values in a lot of phases of your life, right? Like the values that you learn from your parents, the values that you learn from your mentors, and those are the values, since you are a father now, those are the values that you are going to inculcate in your child as well. Yes, right? Throughout your career आपने काफी grow किया है, तो just for our audience sake, I am definitely sure they're curious to know. आपने बोला आपने 4,000 से start किया था, तो जब आप Jet Set Go के साथ थे, that was your last job. So what was your salary, if you're okay revealing it?
Okay, so as I mentioned, no, so my career started with 4,000 rupees का salary. That too, I used to work starting from 7 AM to 11 PM. मतलब मैंने गधा मजदूरी भी करी है, मतलब 4,000 मैंने हथौड़े के भी चलाए हैं, ड्रिल भी चलाई हुई है. And I think after that, almost every year it got doubled. And before COVID, I was making good 7 figures, 6 figures, and 7 figures a year. And when COVID hit, तो पूरा ग्राफ जाके धड़ाम से नीचे गिरा. And that was the time जहाँ पे मैंने self assessment किया है, and I was rebuilding myself. Then I'm back to 6 figures, and I'm sure about one thing, that in next 3 years I will be back to 8 figures, not only 7. Amazing. Yeah. Amazing. तो जब 4,000 से now you're talking about 8 figures, I think hard working is one part of it, but उसके अलावा you also understand the importance of money. So where do you get it from? Oh, 2006 और 7 स्टोरी. मेरे सारे फ्रेंड्स के पास ना फैंसी फ़ोन हुआ करते थे. वो एंगेज फ़ोन हो गया है, नोकिया 6600 हो गया है ना, बड़े फैंसी फ़ोन हुआ करते थे. मेरे डैडी के पास गया, डैडी मेरे को फ़ोन चाहिए. सो डैडी ने मेरे को एक बात बोली जो मेरे को बहुत ही हिट हुई. डैडी सेड कि इफ़ यू वांट इट यू हैव टू अर्न इट. मैं तुम्हारी एजुकेशन पे, तुम्हारे वेल बीइंग पे पैसे खर्च करूंगा, बिकॉज वी आर 3 brothers, राइट? एंड रेजिंग 3 ऑफ द सेम एज चिल्ड्रंस एक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बहुत ही टफ होता है. एंड दैट टू जब सबके सबने एक साथ ही कॉलेज में एंट्री करा, सबकी ना फीस इतनी ज़्यादा हुआ करती थी, करेक्ट? तो डैडी ने जब ये लाइन मेरे को बोली ना, तो दैट वाज समथिंग जो मेरे को ना बड़ी पिंच हुई. दैट वाज द मोमेंट जब मेरे को डिसाइड किया कि यार वासु, तेरे को ना पैसे तो बहुत ढंग से कमाने पड़ेंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा. तो जब डैडी से मेरा सब कुछ कन्वर्सेशन होता था ना, तो मैंने एक बहुत अच्छी लाइन समझी डैडी से, जिसको मैं हमेशा ऐसे एलेबरेट करता हूँ कि एज पेरेंट वी डू नॉट जस्ट रेज द चाइल्ड, वी रेज द फ्यूचर. Whatever investment that you are making today is actually laying out the foundation of your child कि किस टाइप का करेक्टर वो बनने वाले हैं आने वाले वक्त में. आप बच्चे को ना केवल एजुकेशन नहीं देते हो, उसको वैल्यूज देते हो, उसको मनी का मतलब समझाते हो. तो आप जो कुछ भी उससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट केवल ये नहीं कि उसको एजुकेशन क्या दी है, उसका मतलब ये भी है कि आप उसको क्या वैल्यूज सिखा रहे हो, किस टाइप का पर्सन आप उसको बनाना चाहते हो, जिससे उसका जो नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ है उसमें वो कैसा कैरेक्टर बन के आए, कि वो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेगा, अपने आसपास के लोगों को खुश कैसे रखेगा, लोगों को खुश रखने के साथ साथ खुद भी कैसे खुश रहेगा, एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनेगा. आई थिंक इन्वेस्टमेंट से कई बार लोग बस मनी को रिलेट कर लेते हैं, एंड इन्वेस्टिंग इन अ चाइल्ड्स एजुकेशन, एंड नॉट जस्ट एजुकेशन, कि वो सीख क्या रहे हैं उससे, उनकी वैल्यूज क्या है, जैसे भी आपने मेंशन किया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ पेरेंट. एंड आई एम श्योर अभी तो आप काफ़ी चीज़ें सीख ही रहे होंगे जहाँ से, जैसे अभी आपने अपनी स्टोरी शेयर की कि मुझे पैसे की वैल्यू पता थी बिकॉज आई हैव सीन माई फादर वर्किंग हार्ड फॉर इट, और मुझे पता है कि वो एडजस्ट कर रहे थे एंड एवरीथिंग. डू यू थिंक अभी की एज में, अभी की डेट में पूरा, अभी पेरेंट्स के पास पैसा है, लाइक अपर मिडिल क्लास पीपल अर्न गुड मनी, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकते हैं, वहाँ पे इट्स अ स्ट्रगल टू टीच योर चाइल्ड, क्योंकि आप उनको सब चीज़ें देना भी चाहते हो, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू टीच देम कि मनी की वैल्यू क्या है. डू यू थिंक इट्स अ स्ट्रगल फॉर पेरेंट? मुझे लगता है ये ना पेरेंटहुड का ना सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, गिवन द टेक्नोलॉजी दैट वी आर अराउंड विद. एक तो सब कुछ ना बहुत ही इजीली अवेलेबल है, राइट? आपको ना फ्यूचर प्लानिंग भी करनी है बच्चे के लिए, विच मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है बहुत सारी जगह पे, प्लस आज की डेट में आप जो आपके करंट रिकरिंग जितने एक्सपेंसेस हैं आपको उनको भी मैनेज करना है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आई एम श्योर ये बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, बिकॉज ये एक ऐसा चैलेंज है जो आज की डेट में सब पेरेंट ना फेस कर रहे हैं. बट डिपेंडिंग ऑन ऑफ कोर्स कितने आप फोरसाइटेड पर्सन हो, आपको बच्चे की एक्चुअल एजुकेशन क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है उसका, कितने पैसे लगेंगे. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी पेरेंट्स मेरे को मिलते हैं ना, कि एक तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ती है, राइट? एज अर्ली एज पॉसिबल. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपाउंडिंग वैल्यूज ऑफ मनी, कि कंपाउंडिंग पावर होती क्या है किसी पैसे की. तो जितना जल्दी आप समझ लोगे इतना अच्छा है. एंड
जब आप एक बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करना पड़ता है, किस टाइप की एजुकेशन देती है, किस टाइप के स्कूल में भेजना है, किस टाइप की वैल्यूज़ देनी है, किस टाइप की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ करानी है, उसमें किस में कितना पैसा लगेगा, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो पैसा आज लगेगा 15 साल के बाद वो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। तो विच मीन्स कि आपको ना प्लानिंग पूरी करनी पड़ती है, एंड द पेरेंट्स हु आर डूइंग दिस प्लानिंग आर एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी गुड पेरेंट्स एंड द एक्चुअल वेल विशर ऑफ द चाइल्ड। मैंने डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया था आई थिंक अब से कुछ 1.5 साल पहले। अच्छा, once you knew that you are going to be a parent. So once we started planning about the baby, me and my wife, so 3 years back I met this beautiful lady named Shikha, and I decided to get married to her because she is the amazing thing that happened in my life. And जब हम लोग ना so starting से we were some kind of couple जो कि ना बड़े ना बुकिश टाइप के कपल थे। मतलब बुकिश टाइप के, जैसे कि वी यूज्ड टू डिस्कस टॉपिक्स ऑन पेपर। कैन यू इमेजिन, शी लाइक्स टी एंड आई लाइक कॉफी, सो वी यूज्ड टू डिसाइड कि आज घर में ना चाय बनेगी, कॉफी बनेगी, लेट्स टेक इट फॉर इट। एंड या घर में क्या टाइप का फर्नीचर खरीदना, हम लोग ये भी डिस्कशन करके करते थे। एंड ऑफ कोर्स फॉर मी, अकॉर्डिंग टू मी, द की टू एनी गुड रिलेशनशिप इज टॉक, हैव द कन्वर्सेशन, understand each other. You have to understand each other in a way that you want to tag along with each other. When we were planning to have baby, so since then only we started talking to financial planners. क्या होता है उस टाइम पे, मैंने ना एक कोर्स भी ले लिया था कि भाई कैसे हाउ टू बिकम ए गुड फाइनेंशियल प्लानर। और मेरी बीवी इस बात का बहुत बड़ा मजाक बनाती है कि दिस इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट प्लेलिस्ट इन योर फोन राइट नाउ। और हालांकि मैंने उसे सीखा कुछ भी नहीं है, मेरे को ऐसा लगता था कि सब कुछ तुम खुद ही सीख ले। इनिशियल लेवल में मेरे को लगा कि सब कुछ खुद ही सीख सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ फाइनेंशियल। क्या होता है फाइनेंशियल प्लानर, ये तो पता है कहाँ पैसा डालना, कहाँ, ये तो मैं भी रिसर्च कर लूंगा, इंटेलिजेंट इनफ फॉर दिस। देन आई रियलाइज कि यार नो, नॉट लाइक दैट, बिकॉज उससे ज्यादा नॉलेज तो मेरे को यूट्यूब की फ्री वीडियो से मिल गई थी। करेक्ट। तो मेरी बीवी बड़ा मजाक बनाती थी हमेशा इस बात का कि यार सबसे महंगी प्लेलिस्ट ना आपके फोन में ये वाली है। तो इसमें व्हेन यू सेड फाइनेंशियल प्लानिंग का, यू लर्नड अ लॉट अबाउट इट, एनी टिप्स दैट यू वांट टू शेयर कि टॉप मैंने ये सीखा ही था उसमें से? स्टार्ट अर्ली। सो द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्नड इज स्टार्ट अर्ली एज पॉसिबल। चाहे आप पेरेंट भी ना, आपकी शादी भी नहीं हो ना, तो आप फ्यूचर प्लानिंग कर लो पहले से जस्ट फाइनेंशियली या बाकी चीजों में भी? सब चीजों की। So, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लेट्स सपोज आप 2 साल के बाद शादी करने वाले हो, आप शादी करने के बाद कहीं घूमने तो जाओगे, तो विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर सम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 weeks इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू लाइक 15 लाख 16 लाख रुपीज। उससे पहले कमाने भी तो पड़ेंगे, और 15 लाख रुपए सेव करना है, कमाना नहीं है, विच मीन्स आपको अर्न तो कहीं 40-50 लाख रुपए करने पड़ेंगे। करेंगे। सो फॉर ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट प्लानिंग अबाउट इट। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी ऐसी ही होनी चाहिए कि अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज शुड नॉट हैम्पर योर एवरीडे एक्सपेंस। और आई थिंक ये लोग बाग जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अर्ली इन्वेस्टमेंट। एंड इसके ऊपर ना हमारे घर में एक जोक भी है। सो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क इनिशियली माय वाइफ कि यार इसके लिए ना यहाँ पैसे सेव कर लेते हैं, वहाँ पैसे सेव कर लेते हैं। वन डे माई वाइफ केम टू मी कि यार जितना हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम ना कोई मिलियनियर बच्चा पैदा कर रहे हैं। जिस दिन पैदा होगा उसी दिन वो बच्चा तो मिलियनियर तो बनेगा, कि उसके लिए तो इतना आपने सेव करके रख लिया है। एंड दिस इज रनिंग जोक हमारे घर में जो होता है। आपको कभी भी कोई डिस्कशन होता है ना फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेके, तो मेरी बीवी बोलती है कि अच्छा मिलियनियर के लिए आ गया होगा ना इन्वेस्टमेंट का एक और प्लान। आप अपने फाइनेंसेस को ब्रेक डाउन कर सकते हो कि आपने इस अकॉर्डिंग पूरा शेयर किया? हाँ ऑफ कोर्स। सो मैंने ना अपने 2 टाइप के गोल्स रखे हुए हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल्स हैं मेरे, एक लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जैसे कि यू टॉक अबाउट एवरीडे एक्सपेंसेस एंड बच्चे के एजुकेशन में कितने पैसे खर्च करने हैं। और लॉन्ग टर्म गोल्स में जैसे उसका जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब मेरे को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आज से 20 साल के बाद अगर मेरी लड़की है तो मेरे को उसकी शादी करनी है, तो मेरे को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। राइट, देयर आर लॉन्ग टर्म गोल्स। सो जितने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं मैं उनको थोड़ा एग्रेसिव वे में प्लेस करता हूँ पैसों को, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में हो गए हैं, है ना, या स्टॉक्स में हो गए हैं। जितने मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं मैं उनको थोड़ा सा ईज ऑफ वे में लेता हूँ कि जिसमें थोड़ा सा कम एग्रेसिवनेस हो, बट हाँ जो मेरे को रिटर्न अच्छा दे सके। एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इवन 2-3 साल का डिफरेंस भी ना, अगर 2 साल पहले पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता ना,
तो मुझे लगता है काफी कि different काफ़ी रहता है। मल्टीफोल्ड बढ़ चुका होता है। बट सो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि द पावर ऑफ कंपाउंडिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सो इफ़ यू वांट टू, इवन इफ यू आर इनटू 20s नो, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप ना आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो एज अर्ली एज पॉसिबल। SIP डालो, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड बॉन्ड्स में, किसी में डालो, बट जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड दिस इज सम लेसन दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि सेव बिफोर स्पेंडिंग, एंड मैंने अपने बच्चे के लिए इसको थोड़ा ऐड किया है। सेव बिफोर स्पेंडिंग तो है ही, इन्वेस्ट बिफोर सेविंग, बिकॉज you can never become millionaire or billionaire by saving the money. You can become only by investing the money, that too on the right places, how you are parking your assets. Amazing. So to go deeper into this, can you break it down even further कि आपकी सपोज जो भी अभी अर्निंग्स हो रही है उसमें कौन सा परसेंटेज अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपके चाइल्ड का कौन सा परसेंटेज हो रहा है, और आपके खुद के जो प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट का हो गया या ट्रैवल के लिए कुछ हो गया प्लानिंग, आप ये सब चीजें ब्रेक डाउन कैसे कर रहे हो? वी वांट टू नो दैट। ओके, सो हालांकि जो इनिशियल हम लोगों ने प्लान किया था, मी एंड माय वाइफ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, बिकॉज मार्केट चेंज होती है, टाइम चेंज होता है, इन्फ्लेशन रेट आता है, एजुकेशन का कॉस्ट चेंज होता है बच्चों के लिए। हालांकि मेरा बच्चा अभी 4 months का, बट वी हैव ऑलरेडी प्लान लॉट्स मनी स्टफ। आई थिंक उसका अगले 5-6 साल का तो जो एजुकेशन का कॉस्ट है दैट इज ऑलरेडी कवर्ड एंड सेव्ड। एंड बट इफ आई वांट टू ब्रेक इट डाउन, सो मेरा 100% का सैलरी में से आई इन्वेस्ट अराउंड 40% ऑफ इट। I save as a liquid cash, I think around 10 to 12% of it. Rest, of course, they're like everyday expenditures and everything. But how I park is that वो जो 40% है ना, उसका 50%, मतलब उसका आधा, तो मैं मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए रखता हूँ, एंड आधा मैं रखता हूँ उसके अपने फ्यूचर के लिए, फॉर एनी इमरजेंसी, फॉर माई रिटायरमेंट प्लान्स और वट एवर इन्वेस्टमेंट थिंग्स दैट, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बाय समथिंग इन फ्यूचर, तो मैं उसके लिए सेव करके रखता हूँ। एंड दिस इज हाउ मी एंड माई वाइफ, शी इज ऑल्सो वर्किंग लेडी, तो लाइक यू बोथ आर इन्वेस्टिंग टुगेदर? ओ यस। सो इसका ना बड़ा एक फनी स्टोरी है। सो जब आप पेरेंट बनते हो ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, सो व्हेन यू बिकम पेरेंट, सो इट एक्चुअली फ्लिप्स अ स्विच इन योर ब्रेन। सडनली आपकी ना प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हमेशा पहले अपने फ्यूचर के बारे में, अपने घूमने फिरने के बारे में, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, ये सब सोच रहे होते हो। बट जैसे ही यू बिकम पेरेंट नो, तो एवरीथिंग इज अबाउट द चाइल्ड, उसका वेलबींग, उसका खाना पीना, उसके डायपर्स, आप इन सब के बारे में सोच रहे हो, उसको फ्यूचर क्या देना है। मेरी वाइफ तो पहले से डिसाइड करके बैठी हुई है कि उसको क्या बनाने का है। अच्छा, हाँ, तो क्या बनाना है? उसको साइंटिस्ट बनाना है उसे। एंड चलो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट हाँ, हम लोग एक तो बहुत ही बड़ा चेंज था हम दोनों के लिए इस बात के लिए, बिकॉज पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते थे ओनली फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ अस। नाउ वी हैव गॉट वन न्यू मेंबर इन द फैमिली, तो हम लोग उसके फ्यूचर के हिसाब से भी, बिकॉज आप पेरेंट हो तो अपना अपनी खुशी से पहले बच्चे की खुशी देखते हो, राइट? एंड व्हेन आई बिकेम फादर नो, इट एक्चुअली टॉट मी हाउ टू प्रायोरिटाइज बेटर। पहले सब कुछ बच्चे के बारे में था। Do you want to share how did you come to that specific number कि 40% यहाँ शेयर सेव करूंगा, 20% नहीं, ये इवेंचुअली एक्चुअली में हो गया था। सो हम लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था कि हम लोगों ने इतना इतना करने वाले हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, बिकॉज मी एंड माई वाइफ, शी इज ऑफ कोर्स, शी इज एन अमेजिंग लेडी, सो उसको नंबर्स कुछ ज़्यादा ही समझ में आते हैं मेरे से ज़्यादा, खैर इसलिए मेरे से पूरा हिसाब लेके रखती हैं वो। डिफरेंट स्टोरी। बट या वट शी हैज वट वी हैव डन ऑल टुगेदर इज कि हम लोग ना रीबैलेंस करते हैं अपने अकाउंट्स को डिफरेंट टाइम्स पे। हर साल में एक बार तो हम लोग अपने अकाउंट्स को ना रीबैलेंस कर लेते हैं। व्हेन आई से रीबैलेंस, विच मीन्स कि कितना अब हमारा स्टॉक ग्रो कर रहा है, कितना हमारे म्यूचुअल फंड्स ग्रो कर रहे हैं, कितना हमारा गोल्ड वाला पार्ट है, जो कितना भी गोल्ड बॉन्ड है वो कितना ग्रो कर रहे हैं एंड ऑल, एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। जैसे हम लोग कभी कोई टारगेट लेते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट ना एक SIP अलग डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली प्लान किया कि हमारा बेबी जैसे 1 साल का हो जाएगा ना, वी आर गोइंग टू गो फॉर ए फॉरेन ट्रिप, दैट टू ऑस्ट्रेलिया, एंड फॉर 2 weeks, एंड दैट इज गोइंग टू कॉस्ट अस लगभग 15 से 20 लाख रुपए। That's why you know that. Yes. And
So we decided that we are going to put some money every month into it. So we decided कि 1 लाख रुपया हमें उसमें डालना ही डालना है, तभी जाके 10 महीने में जाके 10 लाख तो तभी इकट्ठे होंगे, then there will be some kind of interest on that. Right. Then we can see for the rest of it. So for every target that we take, हम लोग उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, एक SIP स्टार्ट करते हैं. Everything is totally independent. कोई आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है. So this is how we manage our money. आई थिंक उसके अकॉर्डिंग फिर सेटल भी हो जाती है चीजें. लाइक इफ Yes. यू हैव ट्रैवल प्लान्स तो वो सेपरेट है, हम्म, बेबी का जो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो सेपरेट है. तो हम्म. जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप माइंड से भी फ्री होके कर रहे हो, दैट उसके फ्यूचर के लिए भी सब कुछ सेव हो रहा है. Exactly. So this is what fatherhood has taught me. कि केवल अपनी खुद की प्रायोरिटीज नहीं, बच्चे की भी. एज आई बीन ब्लेस्ड विद द ब्यूटिफुल पार्टनर इन माई लाइफ, उनके हिसाब से मुझे बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है. तो दिस इज वाई हाउ वी केम टू दिस नंबर 40%. पहले तो हम लोग उससे काफ़ी कम सेव करते थे, बट देन आई डिसाइडेड दैट नॉट ओनली माई प्रायोरिटीज एंड माई एक्सपेंसेस, ऑफकोर्स दे मैटर अ लॉट. सो उनको इफ आई एम प्लानिंग टू गिव देम समथिंग, so I should plan for something into two, right? Unexpected things happens, right? Emergency happens and all. So what I have done is my emergency fund, my investment for the baby, which is mostly right now in the mutual funds and SIPs and all. But and the rest of it is into short term investments, like कुछ gold loans में है, कुछ mutual funds में है, कुछ stocks में है, equity funds में है, right? तो आई थिंक इफ आई विल ब्रेक इट डाउन इनटू परसेंटेज ऑफ इट, सो म्यूचुअल फंड्स में आर आई थिंक अराउंड मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का इज अराउंड 40%. लिक्विडिटी स्टॉक्स में इज अराउंड 20%, 10% इनटू गोल्ड बॉन्ड्स में, एंड जो लिक्विड अमाउंट है जो हम लोग रखते हैं अपने पास है, जो विच यू शुड ऑलवेज कीप, कि थोड़ा सा कैश हमेशा रखना चाहिए. इमरजेंसी में माँ बाप ने सिखाया भैया थोड़ा कैश तो हमेशा बचा के रखना चाहिए. बट नाउ एज यू मेंशन कि आप हर रिक्वायरमेंट या जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग एक SIP स्टार्ट कर रहे हो या एक नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, तो जो पहले का इन्वेस्टमेंट है, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? वो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होता? हाँ, बहुत बार होता है. देन वी प्रायोरिटाइज कि कौन से वाले को प्रायोरिटी देनी है. वी डू आवर होमवर्क ऑन द सेम. बट जनरली हम लोग ना टारगेट, जनरली मैं ऐसे टारगेट लेकर चल रहा होता हूँ कि जिसमें अगर हमें कोई टारगेट लेना है तो उससे पहले वी शुड स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो. सो एज आई सेड कि मेरा अर्निंग का 40% हो जाता है, विच मीन्स कि पहले मेरे को मल्टीफोल्ड करना पड़ेगा उसे. जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि आपको अभी हम लोग 1 लाख रुपए की SIP डाल रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रिप, तो विच मीन्स वो 40% है, विच मीन्स आई हैव टू स्टार्ट अर्निंग 2.5 लाख रुपीज ऑल्सो फॉर मंथ, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट विल ऑल्सो एड सम एक्सपेंडिचर इनटू इट. तो एंड मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं चीज़ों को ना ब्रेक डाउन करता हूँ इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इफ आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीज पर मंथ टुडे, सो विच मीन्स 10 लाख रुपीज का मेरे पास काम कहाँ से आएगा? और 10 लाख रुपए तो मेरे को इन हैंड तब मिलेंगे ना जब मैं कम से कम 13 लाख 14 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बिकॉज इतना तो मेरा टैक्स में कट जाएगा, राइट? अगर 10% का TDS बैठा तो मेरे को तकरीबन तब भी 11 लाख रुपए कमाने हैं. अब वो 11 लाख रुपए कमाने के लिए डू आई हैव द स्किल सेट्स, डू आई हैव द टाइम? तो मैं वो सब ब्रेक डाउन करता हूँ. अगर स्किल सेट्स नहीं है तो फ्रॉम वेयर आई हैव टू लर्न इट, हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, इसके लिए क्या मेरे को कोर्सेज करने पड़ेंगे या किसी का मेरे को कोचिंग लेना पड़ेगा. तो आई ब्रेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग इनटू स्टेप्स कि किसके लिए क्या जरूरत है. आई थिंक द प्लानिंग दैट यू डू बिफोर हैंड वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए. बिल्कुल. जनरली लोगों का एम्बिशन इतना बड़ा होता है और वो ना ओवर एम्बिशियस होके ना सब कुछ करना चाहते हैं बच्चे के लिए और नहीं कर पाते हैं, देन उनके अंदर ना एक सेंस ऑफ फेलियर आने लग जाता है, विच एक्चुअली इम्पैक्ट देयर पेरेंटिंग लेवल ऑल्सो. सो द पॉइंट इज कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर के पास जाओ, उनको बताओ कि दिस इज योर एक्चुअल अर्निंग, दिस इज सम काइंड ऑफ सेविंग अपार्ट फ्रॉम योर एवरीडे एक्सपेंडिचर्स. आप उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ. दोनों लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से आपको कितना पैसा चाहिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड हमने इस एंगल में काफी बात कर ली कि व्हाट अ पेरेंट शुड डू. Have you observed people around you या जिनके बच्चे हैं, what are the financial mistakes that they are doing, or maybe in general parenthood में as a parent what are the mistakes they are doing? लोग ना जल्दी से स्टार्ट नहीं करते हैं. They do not understand the power of compounding and not researching enough in the market. Okay, for example जब भी आप कभी किसी बच्चे के स्कूलिंग के लिए रिसर्च करते हो, how do you do it? स्कूल कैसा है? हालांकि आपका हमेशा मन करता है कि ना एक एक्सपेंसिव वाला जो सबसे बेस्ट है, जिसका PR बढ़िया हो रखा हो, उसमें से अपने बच्चे को डालेंगे क्योंकि उसकी पढ़ाई सबसे बेस्ट होगी, ऐसा लगता है. ऐसा लगता है. बट मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे वो कहावत है ना, वन साइज फिट्स ऑल,
ऐसा हम्म। बच्चे के केस में नहीं होता है। राइट, एक स्कूल एक बच्चे के लिए अच्छा काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा। सबके लिए सेम हो। जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के ना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि जब भी आप अपने किसी बच्चे के लिए अगर आप किसी स्कूल के बारे में रिसर्च करने जा रहे हो, हाउ यू शुड डू इट, गो टॉक टू द पीपल, टॉक टू द पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी वहाँ पढ़ रहे हैं, टॉक टू द मैनेजमेंट कितनी अप्रोचेबल है, वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, क्या टीचर्स पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को वैल्यूज इन लाइफ सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि कोई भी अपने बच्चे को ना किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता है आज की डेट में। वहाँ पे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, क्या ये सब कुछ वहाँ पे है? ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ पे ये सब कुछ हो, एक बच्चे के लिए काम कर रहा हो, जरूरी नहीं है आपके बच्चे के लिए कर पाए सेम तरीके से, विच मीन्स आपको अपने बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ उस पर भी काम करना पड़ेगा, राइट? तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप बच्चे के स्कूल के लिए इतनी मेहनत करते हो ना, तो उसकी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करनी है, वो सब भी आपको रिसर्च करना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि जैसे ही जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो यू स्टार्ट इन्वॉल्विंग योर चाइल्ड इन द जो भी मनी के आसपास के मैटर्स हैं या डिसीजंस इन द फैमिली। लुक, उन लोगों को ना, बच्चों को पता होना चाहिए इस बात के लिए कि माँ बाप ने ना कितना सेक्रीफाइस किया है आपकी इस एजुकेशन के लिए। आप जब अपने पार्टनर के बारे में बात कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हेल्दी डिस्कशंस अबाउट मनी, राइट, विद योर पार्टनर स्पेसिफिकली। मैंने हमेशा से एक लाइन बोली है कि a successful relationship with your partner is based on one key thing: open conversation. Talk. Whenever you get a chance about anything, just talk about it. Have discussion, not argument. Discussion and argument is separated by a thin line of tonality only. So, and fortunately I've been blessed. I married this beautiful, amazing woman who came into my life. She's an amazing, understanding woman, and her values in life, her approach towards how to be a good parent is exactly same as I want to be. So we align a lot when it comes to the discussions about being parents. We prioritize things. As I said initially, we literally, pen down everything. कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, इस साल में क्या अचीव करना है, इसके लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या सेट्स चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, सब कुछ, एंड वी डू गुड प्लानिंग अबाउट इट। दैट इज मेजर कंपैटिबिलिटी, यस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस। एंड बच्चा भी वहीं से सीखता है, आप दोनों को देख के ही ही विल बी लर्निंग एवरीथिंग। ओह यस। सो मेरी वाइफ का ना मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, जैसा कि उन्होंने बताया, हालांकि मैंने कभी चेक तो नहीं किया, बट हाँ स्टिल, एंड even my maths was also strong. So we talk a lot about numbers. And my father used to talk a lot about numbers. So I think कि घर में जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है ना, बच्चे भी ना वही सब कुछ सीख रहे होते हैं. And this is what kind of value that you give it to the child, right? तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि the best parenting gift that you can give to a child is the education, is the values. आई थिंक योर रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि कैसे कॉन्वर्जेशन करके आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, एंड यू बोथ आर वर्किंग, विच इज़ लाइक वेरी यूनिक, बिकॉज काफ़ी सारे पेरेंट्स करते हैं काम साथ में, बट देन देर आर थिंग्स दैट दे हैव टू मैनेज, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, स्पेशली इफ द किड इज़ वेरी यंग। तो आपकी कुछ एडवाइस है उनके लिए, हाउ कैन दे मैनेज एंड हाउ कैन दे बैलेंस थिंग्स? ऑनेस्टली ऑफ कोर्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम लोगों ने डिसाइड किया था ना इनिशियली, आई विल टेल यू दिस होल स्टोरी अबाउट इट। व्हेन वी डिसाइडेड कि हम लोगों के लिए हमारा फैमिली के साथ साथ हमारा करियर भी ना इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वी वांट टू सेट दिस एग्जांपल फॉर आवर चाइल्ड कि जो ना डेडिकेशन के साथ साथ लाइफ में हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे ड्रीम्स क्या है, हम लोगों को वो नहीं छोड़ना है, और ये चीज़ हमारा बच्चा हमसे सीखे। इसके लिए ना हमारी अब तक की जो लाइफ है वो काफ़ी रोलर कोस्टर रही है ऑफ कोर्स, and but we always supported each other into this अभी तक, कि जब कभी if she is occupied तो I have to be available, if I am occupied so she has to be available, and because we stay with our parents तो हमारे लिए काफ़ी ईज हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड मदर हैं उनकी और वो काफ़ी देख रेख कर लेती हैं, and my in-law stays very nearby also. I'm fortunate enough to have them in my neighborhood.
तो जहाँ पे सब मिल जाते हैं। तो अभी तक ना हमें ना वो वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी हालांकि समझ में तो आई है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, बट इन टर्म्स ऑफ वो लेट नाइट तक जगना, डायपर चेंज करना है ना, वो अभी तक हम लोगों को इतना ज़्यादा अभी टच नहीं किया है। बट आई एम श्योर येस, हैविंग ओपन कन्वर्सेशन एंड strong decision making in terms of how we are going to how we are going to shape ourselves as parents, जिससे हम लोग बच्चे को क्या क्या चीज़ देने वाले हैं। ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी अभी तक की लाइफ में। एंड जितना भी चेंज हुआ है हमारी लाइफ में, जो मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ा डिफिकल्ट तो रहा है, बट वी कुड फाइनली आर एबल टू मैनेज इट। Any challenges that you faced अभी तक, because you are very young parents? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं बताता हूँ आपको, याद रखना है। सो अभी लास्ट मंथ देयर वाज सम इवेंट एंड आई गॉट सम रिकॉग्निशन बाय समबडी, एंड तो मैं वो अवार्ड लेके घर जा रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं भूल गया कि बीवी ने मेरे को फोन किया है कि डायपर लेते हुए आना। अभी क्या मैं तो घर पहुंच जाता हूँ लेके उस ट्रॉफी की, ये मिली है आज। एंड शी वाज लाइक ये तो छोड़ो, पहले ये बताओ डायपर तो ये डायपर का टाइमिंग याद रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से आज की डेट में हम लोगों के लिए। डायपर्स याद रखना तो आई थिंक सभी पेरेंट्स का भी इशू चल रहा होगा, बट आर देयर एनी स्पेसिफिक थिंग्स दैट यू सॉ आपके आसपास के पेरेंट्स में भी, लाइक दे आर पेरेंट्स एंड दे फेस दिस चैलेंज स्पेशली आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, कि ये कुछ चेंजेस आए हैं माइंडसेट में? ऑफ कोर्स यू बिकम लिटिल कॉशियस, आपकी ना थोड़ी सी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मैं पहले ना आई यूज्ड टू बी अ वेरी एग्रेसिव गाय। बच्चे के पैदा होने के बाद ना यू बिकम लिटिल काम। आप ना रोड पे चलते हुए बिना मतलब पंगा नहीं लेना चाहते हो किसी से, बिकॉज यू नो आपका बच्चा आपका घर पे ना वेट कर रहा है। मोर देन फाइटिंग दैट गाय ऑन रोड, व्हाट मैटर्स फॉर यू मोर इज कि आप ना बस जल्दी से ना घर जाना चाहते हैं, एंड यू वांट टू सी दैट स्माइल ऑन दैट बेबीज फेस की, और वो देखने के बाद ना आपकी पूरे दिन की ना थकान उतर जाती है। एंड आई बिलीव कि जब पेरेंट बनते हो ना आप, ये जो फील है आप ना समझ सकते हो। ऑफ कोर्स आई एम श्योर जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ कितनी खुशी होती होगी, बट यू एक्चुअली फील इट व्हेन यू बिकम अ पेरेंट, and you love that phase, and I want to live that phase. I'm loving it like anything, and I'm living that moment every single day when I see that smile on my baby's face. And हमारे घर में तो एक कुछ different है कि my wife she wants to play with the baby for the whole day, और जब तक smile नहीं करता है इतना ज़्यादा, when I say, so we have this saying in the family, we do not say normal hi to each other, and but for the baby it is not hi, it is hi baby. Like in some tone, right? Some accent. But whenever my baby जब भी मेरे को देखता है ना, वो इतना प्यार से स्माइल करता है, मेरी बीवी बोलती है कि ये मेरे को इतना प्यार क्यों नहीं करता है, ये आपको क्यों कर रहा हो, तो जबकि मैं ज़्यादा देर टाइम इसके साथ रहती हूँ। Some funny stories, yeah, but yeah, that's some kind of feel, of course, that you live with it. It has its own challenges. रात को लेट तक जगना है, बच्चे के डायपर, जैसे अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो डायपर हर 1.5 घंटे में चेंज करना है आपको, विच मीन्स आपको अभी अपनी केवल नींद में नहीं रह सकते हो आप, देयर इज समबडी एल्स हु नीड्स योर अटेंशन राइट नाउ। तो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है स्लीप के हिसाब से, एंड आपके प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं। पहले आप सारा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहे होते, अपने पैसों के अपने ऊपर खर्च कर रहे होते थे, अब बच्चे के भी कपड़े आएंगे, और बच्चों के जो क्लोथ्स हैं वो भाई बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, राइट, कंपेयर टू द एडल्ट पीपल, तो उनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इस मामले में मेरे को एक चीज़ याद है कि जिसके लिए मेरी वाइफ हमेशा मेरे को टोकती है, वो हमेशा मेरे को बोलती है कि यू प्लान एवरीथिंग, यू नो, यू डू लॉट्स ऑफ रिसर्च ऑन दिस, यू डू लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग ऑन स्मॉल स्टफ, बट वन टाइम व्हाट हैपेंड कि मैं गया, इट वाज बिफोर द बर्थ ऑफ माय चाइल्ड, मैं गया मार्केट एंड विद एक्साइटमेंट मेरे को लगा कि यार ये ना बहुत अच्छा स्ट्रॉलर है, मैं ले लेता हूँ इसे, और मैं वो खरीद लाया, ठीक है, एंड दैट वाज ब्लडी कॉस्टली, और मैंने घर आके देखा यार वो तो गाड़ी में फिट ही नहीं होता है, अब मैं वो रिटर्न भी नहीं कर सकता, वो आज तक ऐसे ही रखा हुआ है, वी डू नॉट टेक इट आउटसाइड बिकॉज वो घर के यूज़ के लिए रह गया, बिकॉज गाड़ी के लिए हमें अलग से लेना पड़ गया। तो मेरी वाइफ हमेशा मजाक बनाती है कि और बन जाओ एक्साइटमेंट में बाप और खरीद लाओ, ऐसी सारी चीज़ें। या एंड विद दिस मैंने जो बात समझी है वो ये है कि आपको ना बच्चों के क्लोथिंग पे ना, इवन देयर टॉयज एंड एवरीथिंग, इस पर ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट मोर इनटू देयर फ्यूचर्स। जैसे कि बच्चे की क्लोथिंग है, देखो बच्चे ना बचपन में ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो विच मीन्स जो उनके क्लोथ आज उनको साइज फिट हो रहा है 2 महीने के बाद फिट नहीं होते, करेक्ट।
एंड इसका मतलब आपको ना आज ही खरीदने की उनको जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा जनरली जब भी कोई डिजाइनर क्लोथ्स आ जाते हैं ना, लोगों को चाहिए कि मेरे बेटा ना या मेरी बेटी ना सबसे बेस्ट क्लोथ पहन के रख ले। भाई 2 दिन के बाद सेल आ जाएगी, उस पर वेट कर लियो। आज जो कपड़े तेरे को 5,000 रुपए का एक पीस पड़ रहा है ना, दैट विल कम इन टू 3,000-2,000 रुपीज इन सेल, वो खरीद सकते हो आप। टॉयज, मेरे को ऐसे लगता है कि टॉयज अंटिल अनलेस दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन गेम्स, वो बहुत ही स्टूपिड इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आप ना ओवर विद द एक्साइटमेंट में आके आप खरीद तो लेते हो बच्चों के लिए, बट आप उनसे ना कुछ ज़्यादा चीज़ें सीख नहीं पाते हो। आपने देखा होगा कि बच्चे कोई भी खिलौना आता है ना, वो 1.5-2 घंटे में खेलने के बाद ना तोड़ ताड़ देते हैं जनरली। सो इसलिए मैंने अभी देखा है मार्केट में देयर आर लॉट मेनी गुड नंबर ऑफ टॉयज जो बच्चों को टच, फील, साउंड, कलर्स, इन सब के बारे में सिखा रहे होते हैं, विच कम्स एज ए पार्ट ऑफ ब्रेन गेम्स। तो बच्चों को ना ब्रेन गेम सिखाना चाहिए, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू फील ए कलर, हाउ टू रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर शेप, राइट। वो सब कुछ वाले जितने खिलौने ना, आई थिंक आपको उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जैसे हम लोग ऑफ कैमरा पहले बात कर रहे थे कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो ना 6 ईयर्स तक उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है। अगर आपने नोट किया हो तो जब कभी हम लोग जितने बड़े एथलीट्स हैं ना, या जितने भी बड़े फेमस ग्रेट पीपल हुए ना, उन लोगों की आपने देखा उनका बचपन बहुत ही स्ट्रांग रहा है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, नेल्सन मंडेला जी हुए, या महात्मा गांधी जी हुए, कोई भी अगर आप देखोगे ना, और विवेकानंद जी हुए, ठीक है, अंबेडकर जी हुए, ये वो लोग हैं जो बचपन से बहुत स्मार्ट थे। अगर आप देखोगे जितने बड़े स्पोर्ट्स वाले लोग बाग भी हैं ना, ये लोग बच्चे की ट्रेनिंग के लिए जब हम लोग कोच के पास जाते हैं ना कि मेरे बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है, कौन से, अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो आपको कोचिंग में लेते नहीं है। यू आर टू लेट टू पुट योर चाइल्ड इनटू कोचिंग नाउ, बिकॉज आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है या फिजिकल मॉड्यूलेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, टिश्यूज एंड ऑल द मसल्स है ना, वो स्टार्ट होती है 8 ईयर से। इसीलिए बचपन में बच्चे जितने भी ग्रेट प्लेयर्स अगर आप देखोगे ना, वो 8 से 9 साल की उम्र में ही उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। नाउ दे हैव द ग्रेट प्लेयर्स। कोई भी ऐसा कोई भी एक सिंगल, देखो एक्सेप्शनल केस लाइक मेसी इज ऑलवेज देयर, बट मोस्टली केसेस में अगर आप देखोगे जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हुए ना इन एनी स्पोर्ट्स, देयर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्टेड व्हेन दे वर एट एज 8 और 9 ईयर ओल्ड। उससे पहले आपका ना ब्रेन डेवलप हो रखा हुआ था। इसलिए आपको बच्चे को ना मोर उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ब्रेन एक्टिविटीज करानी, जिससे वो जो ब्रेन की फंक्शनैलिटी है ना, वो उतनी ज्यादा इवॉल्व हो पाए। अभी एक और गलती जो मैं देखता हूँ पेरेंट्स जो आजकल करते हैं, और आज की डेट में तो बहुत ही ज्यादा होता है, दैट इज अबाउट द फूडिंग हैबिट ऑफ योर चाइल्ड। ऑफ कोर्स दो इट इज नॉट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट आई वांट टू शेयर दिस थॉट, दैट इज जब आप बच्चे को पैक्ड फूड खिलाते हो ना, प्रोसेस्ड फूड खिलाते हो, तो इट कंटेन्स शुगर। और शुगर के साथ क्या होता है, अभी तक ना अपने बच्चे को ना बचपन में सिखाया नहीं है इस बात के लिए कि हाउ टू हैंडल एनर्जी। शुगर क्या करता है आपकी बॉडी में, शुगर, बच्चे चिप्स खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, पैकिंग वाला फूड खाते हैं, आप उनको चीनी खिलाते हो, आपको मीठा खिलाते हो, चॉकलेट खिलाते हो, उनकी बॉडी में जाके जो शुगर है वो चेंज होता है ग्लूकोज में, जिससे उसकी एनर्जी स्पाइक हो जाती है। अब बच्चे को पता ही नहीं है कि उस एनर्जी का करूं क्या, इसलिए आपने नोट किया होगा बच्चे जब कभी चिप्स वगैरह कुछ भी फास्ट फूड खाते हैं ना, उसके बाद आपने नोट किया बच्चे ना या तो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है हाउ टू हैंडल द एनर्जी। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आजकल के पेरेंट्स को लेके, कि लोगों को अपने बच्चों को अचीवमेंट्स के साथ साथ ना हाउ टू हैंडल फेलियर ये भी सिखाना चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग साइड ऑफ हो जाती है किसी वजह से या किसी इमरजेंसी वजह से, कोविड हुआ, उसने बहुत सारे स्टॉक्स को मार दिया, राइट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, बट इट क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज, राइट। सो आप अपने बच्चे को फेलियर को कैसे हैंडल करना है वो भी सिखाना चाहिए, एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर इनटू फाइनेंशियल लॉसेस, बट yes, in terms of how you suffer a loss in life, still be able to recover from it. How to do it? You teach your child that thing. Amazing. I think आज आपने जितने भी सारे पॉइंट्स बताए, जो भी पेरेंट्स बनने वाले हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्पेशली अगर कोई अभी जिनकी शादी भी हुई है, आई एम श्योर कि उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। आई थिंक start as early as possible is one of my motto from now on. Yeah. So the last thing that we are going to talk about today is our rapid fire round, जिसमें हम आपको quick questions पूछेंगे and you have to answer them quickly. Coming to education, what's your point? What's your take on Indian education versus international education in terms of higher education for a child? When you want to decide where to go with your child's education, it depends on your child's aspiration and actually what is your budget, right? Look, international education gives you an exposure to the international global standards, right? Global exposure बच्चे को मिलता है।
बट इंडियन में आपको बहुत जो इंडियन का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जितना ग्रेजुएशन लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ वेरी सॉलिड, और हालांकि वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट में मिल जाता है. ऑफकोर्स इट डिपेंड्स नाउ कि आपके बच्चे की एस्पिरेशन क्या है, क्या गोल्स हैं आपको, क्या आपको उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर में डालना है या आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग. तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं. आपने बोला इंडियन एजुकेशन काफी सॉलिड है, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज? तो दोनों के अगेन, इन दोनों में भी ना अपने अपने प्रोज एंड दोनों अपने अपने कॉन्स हैं. प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ना बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं, पर वो काफ़ी कॉस्टली होता है. सेकेंडली, अगर जो गवर्नमेंट वाला है ना, उसके जो प्रोज है, जो लोगों को लगता है कि ऐसे गवर्नमेंट वाले के नहीं होंगे, बट गवर्नमेंट आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा देती है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़. अब आप बात कर लो जैसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज में इंडिया में, लोग अब पागल हुए रहते हैं इनके लिए, इनमें एडमिशन लेने के लिए, राइट. अदर टाइप के प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता होगा पढ़ाई ऐसा, बट इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेज के बच्चों के लिए एडमिशन के लिए पागल हुए रहते हैं, विच मीन्स दे आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विद द एजुकेशन. सो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. ऑफ कोर्स द स्ट्रीम दैट योर चाइल्ड इज इनटू, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट में जाना चाहिए कि आपको प्राइवेट में जाना चाहिए. एक स्टेप नीचे आते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन. प्राइमरी एजुकेशन में आपका क्या टेक है? विच बोर्ड इज गुड अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपने रिसर्च किया? अगर आप देखोगे सीबीएसई का ना एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जो कि काफ़ी फोकस्ड और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड जैसे आईसीएसई जो है वो आपको फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह सिखाता है, आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज़ें सिखाता है. आईबी है, आईबी में भी ऑफ कोर्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, प्लस वो आपको ग्लोबल लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी चीज़ सीखने के लिए मिलती है. इसका मतलब अगर आपके बच्चे को अब्रॉड जाना है तो आपको अपने बच्चे को ना आईबी वाली यूनिवर्सिटीज़ में डालना चाहिए. अगर आपके बच्चे को ग्लोबल स्टैंडर्ड सीखने, ग्लोबल डाइवर्सिटी सीखनी है, तो फिर आपको आईसीएसई में उसमें डालना चाहिए. अगर आपको बच्चे को कॉम्पिटिटिवनेस बनानी है, उसके बच्चे के कैरेक्टर के अंदर डालनी है, तो सीबीएसई इज़ द बेस्ट बोर्ड टू गो विद. आई थिंक इस पॉडकास्ट का बहुत बड़ा पार्ट मनी एंड विजडम है, बिकॉज यू नो अ लॉट अबाउट इट. सो वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट इट. अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट्स द बेस्ट एंड द वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव गॉट? द बेस्ट एडवाइस दैट आई गॉट वाज स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप किसी भी अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ बात कर रहे होते हो तो एक तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है. लर्न द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिस कंपाउंडिंग पर मैंने काफ़ी एम्फेसाइज किया पूरे पॉडकास्ट में, अगर आप देखोगे तो. और उसमें कंसिस्टेंट बने रहने का है, राइट. दैट इज़ द बेस्ट एडवाइस दैट जो मेरे को भी मिली है. एंड वर्स्ट एडवाइस तो नहीं, बट मैंने एक वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि मेरे को किसी ने बोला था उस टाइम पे कि एक ना लिंक्ड इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ होती हैं, और मेरे को लगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट ना एक ही चीज़ होती है. मैंने ना उसमें इन्वेस्ट किया था, मेरे को अच्छे से याद है उस टाइम पे. एंड कुछ दिन के बाद जब मेरे को पता है कि आई हैव बीन ट्रैप्ड इनटू दिस, वो मेरा अब तक का सबसे वर्स्ट मनी डिसीजन रहा है. आई थिंक काफ़ी लोगों को अभी भी लगता है कि इंश्योरेंस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली. आपने बहुत बार मेंशन किया है अभी स्टार्ट अर्ली, एंड इट शोज कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं जल्दी और स्टार्ट कर देता तो और कितनी चीजें मैं कर सकता था. सो एनी स्पेसिफिक थिंग दैट यू थिंक यू मिस्ड ऑन? सो यहाँ पे दो चीजें जो मैंने मिस करी हैं. आई थिंक आई शुड हैव स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट जब मेरी पहली जॉब लगी. जब मैंने वो सेकंड मंथ में अपने लिए जीन्स खरीदी ना, वो 1800 रुपये वाली, मेरे को उसकी जगह पे ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए थी 1800 रुपये की. अभी तक वो काफ़ी लाख बन चुके होते हैं. दैट वाज वन थिंग कि मेरे को ना SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जो मेरे को हमेशा लगता है. सेकेंड इज रिलेटेड टू एन इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट. सो जैसा कि मैंने बताया ना कि दिल्ली NCR में फरीदाबाद, गुड़गांव, ये ना काफ़ी बूम पे रही हैं प्रॉपर्टीज़ हमेशा ही. पिछले 1-2 डेकेड से तो बहुत ही ज़्यादा बूम पे हैं. I missed an opportunity to invest into a shopping center in Faridabad. तो उस टाइम पे आई थिंक 2016 स्टोरी, आई गॉट एन ऑफर ऑफ 45 लाख रुपीज टू बी इन्वेस्टेड इनटू सम शॉप. अभी क्या हुआ कि मैंने उस टाइम पे वो नहीं करा था, क्योंकि 16 में आई वाज बैचलर, आई यूज्ड टू ट्रैवल द होल वर्ल्ड. मैं बहुत घूम रहा होता था, और मेरे को लगता था जितने पैसे हैं भाई अपने ऊपर खर्च कर ले, है ना. तो महीने में एक फॉरेन ट्रिप कर देना, 4-5 डोमेस्टिक ट्रिप कर देना इधर उधर. हालांकि काम के लिए ज़्यादा भाग रहे होते थे, बट स्टिल ऐसे लगता था कि ना अभी सारे पैसे खर्च कर लो, जो है अभी है. इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं रखा है, वो जो होगी शादी होगी तब देख लेंगे. एंड कैन यू इमेजिन दैट शॉप राइट नाउ आई थिंक इज मोर देन 12 करोड़ ऑफ द कॉस्ट. एंड इट्स नॉट बी, आई थिंक कितना हुआ है ये, कुछ अराउंड 30 टाइम्स बढ़ गया है वो शॉप इन लास्ट 6-7 ईयर्स.
और मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर वो इन्वेस्टमेंट कर लेता ना तो इट कुड हैव पेड ऑफ। ऑल्दो अभी जो आपने मेंशन किया नंबर, उसका रिग्रेट तो होता होगा कभी कभी, बिल्कुल होता है। बट एनी स्पेसिफिक फाइनेंशियल फियर दैट कीप्स यू अप एट नाइट? Yeah, this is very important thing, and that is very that is something that has been bothering me since ages now. अभी क्या हुआ है कि what I have noticed in India, the cost of education is increasing like anything. तकरीबन 8 से 10% के करीब करीब हर साल बढ़ रही है, विच मीन्स कि आज की डेट में जो कोर्स 15 लाख रुपए में हो रहा है, 2040 के आसपास ना वही कोर्स तकरीबन 75 लाख रुपए का होगा। विच मीन्स जो कॉस्ट है ना वो इतना बढ़ रहा है। इसका मतलब हमें जो अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है ना वो भी इस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आज के हिसाब से नहीं करनी है, आगे के हिसाब से करनी है। कि आज से, जैसे मेरा बच्चा है, आज से 20 साल के बाद कॉलेज जाएगा, इसका मतलब उसकी जो आज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन ए कॉलेज है वो उसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा ट्रबल क्या है कि इंडिया में ये जो रेट से बढ़ रही है ना कॉस्ट, ये इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा है। इंडिया में एजुकेशन कॉस्ट का इंक्रीमेंट इज मोर देन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री। कैन यू इमेजिन? मतलब हमारे यहाँ पे ना कोई रोक टोक ही नहीं है इस बात के लिए। इवन केवल ये तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है। आई विल टेल यू दिस एग्जांपल बिकॉज ये मेरे साथ आज की डेट में हो रखा है। बच्चों का जो डायपर का पैकेट है 60 पीसेस का आता था पहले, 599 रुपीज़ का प्रिंट था, एंड वो 20% कट करके उस पर हमें कुछ अमाउंट पे दे देता था, आई थिंक 480 और समथिंग। इन लास्ट 3 months I have seen a significant increment in the MRP of all those मम्मी को पैंट्स वाले डायपर्स के उसमें, एंड दैट विल नॉट कम डाउन, वो उतना ही रहेगा। हर महीने बच्चों के जो खर्चे बच्चों के ऊपर होते हैं, चाहे वो डायपर्स हैं, वाइप्स हैं, एवरीथिंग, देयर क्लोथिंग एंड एवरीथिंग, इनके ऊपर इतना इंक्रीमेंट है। दैट इज समथिंग विच एक्चुअली वरीज मी अ लॉट कि अगर ये कॉस्ट ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट बच्चे के लिए कम ना पड़ जाए? क्या जो कभी अगर मेरे को कोई इमरजेंसी आ गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगी? क्या मेरे को इमरजेंसी में अपने बच्चे वाले फंड से फंड तो नहीं लेना पड़ जाएगा जो मैंने बच्चे के लिए सेव किया हुआ और उसके फ्यूचर के लिए सेव किया हुआ है? दैट इज समथिंग दैट वरीज मी अ लॉट एंड दैट कीप्स मी अवेक समटाइम्स इन द नाइट। अच्छा, कमिंग टू योर फाइनेंशियल हैबिट्स, एज अ बैचलर थोड़ी हैबिट्स अलग रहती होगी, देन यू गॉट मैरिड, कुछ हैबिट्स चेंज हुई होगी बहुत, एंड बहुत ज़्यादा। तो पहले आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑन माय क्लोथ्स, अ लॉट, तो आई स्टिल डज इट, बट सॉरी, दो आई स्टिल डू इट, बट पहले जितना नहीं अभी, बट बिकॉज अभी क्या होता है, अभी डायपर के लिए पैसे बचाने होते हैं। I think diaper is the king today in today's yes. So conversation. It's very expensive. That is what we diaper learned. are becoming too expensive. कि it can be a startup idea as well. Somebody who can bring washable diapers. Now they're coming to the picture. So I made one video with my child. You should watch it on my Instagram. So I was saying in that. So me and my child were talking. According to me, we were talking. According to him, I think मैं बस कुछ बड़बड़ कर रहा हूँ। So we were talking about how to become a millionaire, and this is the plan that we have got for our child. कि हम लोगों ने सोचा है कि अब से ना जब कभी वो सूसू करेगा तो मेरे को पहले बता देगा, जैसे हम लोग डायपर उतार दिया करेंगे उसका, ठीक है, और जो डायपर के पैसे बचेंगे ना उससे हम लोग created a reel about it, and it went viral. I saw that reel. Oh yes, I saw that reel. I also shared that reel. And हम लोग उससे SIP चालू करेंगे और SIP से जो पैसे बनेंगे ना उससे हम लोग मिलियनर बनेंगे। All right, thank you so much, Vasudev. I think I learned personally so much. अभी तक तो मेरा बच्चा नहीं है, but I'll start planning. As you mentioned, start as early as possible. Thank you so much for hosting me here. And तो लास्ट में बस मैं आपके व्यूअर्स से ना ये बोलना चाहूँगा कि money may not buy happiness, but it can actually buy the opportunities which can make your child feel happy. It can turn all those dreams into reality that your child is dreaming of, that you are dreaming of for your child. So make good money, start investing, and make the best out of it. Start living your life. Thank you so much. Got questions about managing finances for your kids? Drop them in the comments below. You might hear them answered in our next episode.